हेलो बडीज। सफल बैच 2.0 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के बारे में। और इस चैप्टर में जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि टोटल हमारे पास 5 टॉपिक हैं। व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, ये इन दोनों टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग यहाँ पर तीसरे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब इसका मतलब क्या है, ओवरव्यू का मीनिंग क्या है, ये हम पहले समझेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ सेल का मतलब ये है कि हम सेल के बारे में डिटेलिंग समझेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। मतलब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, लेकिन इनको हम ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू का मतलब है कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। मतलब हम सेल की अंदर की जो संरचना है, सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर उसके बारे में जानेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में जानेंगे। एक सेल में क्या-क्या चीजें होती हैं वो हम जानेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में हम आज बात करेंगे। फिर इसी को आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, जो कि आपका टॉपिक है 8.4, और उसके बाद यूकैरियोटिक सेल। लेकिन आज इन दोनों सेल के बारे में हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्लांट सेल क्या होती है, एनिमल सेल क्या होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो अब ओवरव्यू के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक अनियन पील सेल हम लोग लेने वाले हैं। ये अनियन पील आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्याज का जो छिलका है, इसी को हम कहते हैं अनियन पील। ये प्याज का छिलका है। अब अगर हम अनियन पील को अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें, तो हमें अनियन पील के अंदर सेल नजर आएंगे। ठीक है, अनियन पील के अंदर हमें सेल नजर आएगी, जिसको हम अनियन सेल कह सकते हैं या अनियन पील सेल कह सकते हैं। और ये जो अनियन पील सेल है वो एक टिपिकल प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। टिपिकल प्लांट सेल। टिपिकल का मतलब होता है कि जिसके अंदर ज्यादातर वो कैरेक्टर पाए जाए, बहुत ही कॉमन। जैसे मैं आपसे कहूं कि टिपिकल डॉक्टर के बारे में आप सोचो, तो टिपिकल डॉक्टर के बारे में कैसे सोचोगे आप सोचोगे एक इंसान है जिसने व्हाइट एप्रन पहना हुआ है। मैं कहूँ टिपिकल वकील के बारे में सोचो, तो वकील है, उसने काला कोट पहना हुआ है। तो टिपिकल का मतलब जिसमें वो ज्यादातर लक्षण पाए जाएं। तो टिपिकल प्लांट सेल का एग्जाम्पल क्या हो गए, अनियन सेल। दूसरी तरफ अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो यहाँ पर हम ह्यूमन चीक सेल ले सकते हैं। चीक का मतलब गाल। अगर मैं अपने गाल को नाखून से ऐसे थोड़ा सा खुरच दूं, अब मेरे नाखून में कई सौ सेल आ गई, और इन सेल को मैं माइक्रोस्कोप के द्वारा आसानी से ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा वो हम समझते हैं यहाँ पर। तो दो सेल हमने ली हैं। एक हमने अनियन पील सेल ली है, जो कि एक प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। और एक हमने ह्यूमन चीक सेल ली है, जो कि एक्चुअली, अब ह्यूमन तो पता ही है कि हम लोग एनिमल हैं, तो ह्यूमन चीक सेल एक एनिमल सेल का एग्जाम्पल है। पिछले लेक्चर में हमने एनिमल सेल के बारे में और प्लांट सेल के बारे में समझा भी था, जो हमें सेल थ्योरी में बताया गया था। तो अब जो अनियन पील सेल है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो अनियन पील सेल में सबसे बाहर अगर आप देखोगे, तो सबसे बाहर अनियन पील सेल में पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे बाहर की बाउंड्री है। जैसे हमारे घर में सबसे बाहर एक बाउंड्री होती है, उसी तरह से प्लांट सेल में जो सबसे बाहर की बाउंड्री होती है, उसे हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं। दिस इज आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। और इस बाउंड्री के जस्ट अंदर, इस सेल वॉल के जस्ट अंदर एक और लेयर यहां पर पाई जाती है। इसके अंदर एक और लेयर यहां पर आपको मिलेगी। ये इस लेयर को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और आपको मैंने ये भी बताया कि सेल मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय स्वान, सेल वॉल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। तो अनियन सेल के अंदर सबसे बाहर आपको क्या मिल रहा है, एक सेल वॉल, और उस सेल वॉल के जस्ट अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में,
तो एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की बाउंड्री है वो है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आउटर बाउंड्री है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती है। एनिमल सेल में सेल वॉल है नहीं। इसका मतलब है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, जबकि एनिमल सेल में जो सबसे बाहर की बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये भी कि जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट सेल में है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं है, और ये बात स्वान ने बताई थी। स्वान ने कहा था द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल का पाया जाना प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अब चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों ही सेल के अंदर, प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल के अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है यहाँ पर, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। मैं आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मान लो एक यहाँ पर प्लांट सेल बना रहे हैं, ये प्लांट सेल है। अब इस प्लांट सेल में जो सबसे बाहर आपको मिल गई वो क्या हो गई? सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर अगर हम चलते हैं तो हमें क्या मिल गई? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर चलते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जब हम चलेंगे तो इसके अंदर जो जगह दिखाई दे रही है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना स्पेस दिखाई दे रहा है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंट्रा सेलुलर स्पेस। क्या नाम देते हैं? इंट्रा सेलुलर स्पेस। इंट्रा सेलुलर स्पेस, जगह का नाम क्या है? इंट्रा सेलुलर स्पेस। लेकिन ये जगह यहाँ पर खाली नहीं है, इस जगह में कुछ भरा हुआ है। तो इस इंट्रा सेलुलर स्पेस में एक मटेरियल भरा हुआ है, और उस मटेरियल को हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहाँ जो मटेरियल भरा उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। अब इस प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से होते हैं। एक जो हिस्सा होता है वो सेंटर में होता है। जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और जो किनारे वाला हिस्सा बचा, इस किनारे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। ये मैंने बनाई तो यहाँ पर प्लांट सेल है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी ऐसा ही होगा। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ। एनिमल सेल में आप चले तो सबसे बाहर क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जगह उसका नाम क्या है? इंट्रा सेलुलर स्पेस। इस स्पेस में जो मटेरियल उसका नाम क्या है? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट मैंने आपको बताए। एक सेंट्रल पार्ट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और जो पेरिफेरल पार्ट उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब चाहे आप प्लांट सेल को देख लें और चाहे एनिमल सेल को देख लें, एक ही अंतर अभी पता चला है दोनों में। प्लांट सेल में सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं। बस एक ही डिफरेंस यहां पर आपको पता चला है। दिस इज द अनियन सेल। अनियन सेल। और ये जो सेल दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है ह्यूमन चीक सेल, जो कि एक्चुअली एनिमल सेल है। दिस इज एनिमल सेल। तो दोनों सेल में बस सेल वॉल का डिफरेंस है, बाकी अभी तक सब कुछ यहाँ पर सेम है। अब जरा न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं। ये जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। ये देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। गुणसूत्र कहते हैं इन्हें, क्रोमोसोम्स। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये क्या मिल रहे हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम का जो नंबर है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग है। अलग अलग जाति में अलग अलग नंबर पाया जाता है। जैसे अगर ये अनियन सेल है तो इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होगा बेटा,
वो होगा 2n, यानी डिप्लॉयड नंबर होगा 16। ये आपको अच्छे से याद भी करना है। क्रोमोसोम का नंबर अनियन सेल में कितना है? 16 क्रोमोसोम यहाँ पर है। और अगर ये ह्यूमन सेल है, एनिमल सेल में भी हमने क्या लिया? ह्यूमन चीक सेल, ह्यूमन सेल। अगर ये ह्यूमन सेल है तो यहाँ पर क्रोमोसोम का जो नंबर होगा बेटा, ये होगा 2n इज इक्वल टू 46। आप 46 कह सकते हैं या 23 पेयर कह सकते हैं क्रोमोसोम। और अनियन में आप 16 कह सकते हैं, आपका मन है तो आप 8 पेयर भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो हमारी हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, गैमीट के अलावा, स्पर्म को छोड़कर और एग को छोड़कर। तो गैमीट के अलावा हर सेल में 46 क्रोमोसोम यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। क्लियर है बात? अब जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से। क्रोमोसोम किससे बने हैं? डीएनए से। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। जैसे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए एक सेल के अंदर। हमारी एक सिंगल सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। और ये 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए 46 क्रोमोसोम को बनाता है। तो ये जो अमाउंट है, जो लेंथ डीएनए की, ये भी आपको याद करनी है। अनियन सेल में कितना डीएनए, ये सिलेबस में नहीं है। इन ह्यूमन सेल में आपको दिया गया तो आपको याद करना है। तो हमारी सेल के अंदर 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है और ये डीएनए क्रोमोसोम को बनाता है। या आप कह सकते हैं कि 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 46 क्रोमोसोम में बटा होता है। अब इस डीएनए को कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज कॉल्ड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल वो है जो माता पिता के कैरेक्टर को बच्चों में ले जाए। हमारे जो भी कैरेक्टर हैं वो किससे आए हैं? हमारे मम्मी पापा से। किसी भी इंसान के जो कैरेक्टर हैं उसके मम्मी पापा से ही मिलते हैं। माता पिता के लक्षण ही बच्चों से जाते हैं, पड़ोसी के लक्षण नहीं जाते हैं। तो माता पिता के लक्षण बच्चे में कैसे गए? माता पिता की हाइट कैसी है, उनका कलर कैसा है, वही लक्षण बच्चों में जाएंगे। तो ये जो कैरेक्टर ले जा रहा है, माता पिता के लक्षण बच्चों में कौन ले जा रहा है? डीएनए ले जा रहा है। इसलिए डीएनए को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जो एक जनरेशन के कैरेक्टर को दूसरी जनरेशन के अंदर लेके जाए। क्लियर है बात? तो न्यूक्लियस की बात हो गई। अब चलते हैं साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। जो साइटोप्लाज्म है, जैसे यहाँ पर आपको क्रोमोसोम दिखाई भी दे रहे हैं। तो क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। क्रोमोसोम के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस टॉपिक के अंदर। अभी तो आज हम ओवरव्यू ले रहे हैं, मतलब मोटी-मोटी बातें जान रहे हैं कि क्या-क्या सेल के अंदर पाया जाता है। ये डीएनए हो गया। अब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जैसे आपने देखा यहाँ पर कि जो अनियन सेल है, इसके पास जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के ऊपर आप 2 मेम्ब्रेन देख रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह आप एनिमल सेल देखें, यहाँ भी न्यूक्लियस के ऊपर 2 मेम्ब्रेन हैं। तो जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड। जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, उन सेल को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस के आधार पे हम 2 तरह की सेल बनाएंगे यहाँ पर। एक जिनमें मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड हो। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है या फिर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो सकता है। न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन ही ना हो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। 2 सिचुएशन हो सकती हैं। अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है तो ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल। और अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें, अब आपसे मैं पूछूं, बताओ बेटा, जो अनियन सेल हमने ली है और जो ह्यूमन चीक सेल हमने ली है,
ये सेल प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं? तो आप क्या बताओगे? तो सीधी सी बात है कि जो 2 सेल मैंने आपको पढ़ाई हैं, दोनों सेल के न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन है। दोनों में ही मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, इसका मतलब जो प्लांट और एनिमल सेल हैं, वो कैसी हैं? यूकैरियोटिक सेल हैं। अनियन सेल और ह्यूमन चीक सेल दोनों ही यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे प्लांट सेल। प्लांट सेल यहाँ पर आ जाएगी, जैसे एनिमल सेल आ जाएगी। प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। और अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आप चाहें तो ले सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए, इनको आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी। एनसीईआरटी जनरली एग्जाम्पल आपको नहीं बताता, वो सीधे-सीधे लिखते चला जाता है, क्योंकि ये गागर में सागर की तरह है। तो इसको हम लोग थोड़ा-सा एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा-सा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है या नहीं है, इसके आधार पे 2 तरह की सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। तो 2 तरह की सेल हमें यहाँ पर पता चल गई। अब यहाँ पर आप देखें तो आपको ये प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो डीएनए होता है, ये डीएनए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये डीएनए नेकेड होता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो इस डीएनए को हम लोग कहते हैं नेकेड डीएनए, क्योंकि इस डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये यूकैरियोटिक सेल आपको दिखाई दे रही, जहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा-सा। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। जो सेल के अंदर मटेरियल भरा है, न्यूक्लियस के अलावा जो मटेरियल, उसका नाम क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। इसे कहते हैं सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। सेमी फ्लूइड, सेमी मतलब आधा और फ्लूइड मतलब तरल, तो इसे कहते हैं अर्ध तरल। इसका नेचर कैसा है? अर्ध तरल। अर्ध तरल। तरल उसे कहते हैं, फ्लूइड उसे कहते हैं जो बहता हो। जैसे पानी बह रहा है, जैसे हवा बह रही है, जैसे नदी बह रही है। तो नदी में जो पानी बह रहा हो, क्या हो गया? फ्लूइड हो गया। जो हवा बह रही हो, क्या हो गई? फ्लूइड हो गई। अब अगर पानी की आप बात करें और टूथपेस्ट की बात करें, तो दोनों ही फ्लूइड हैं। दोनों ही फ्लूइड हैं, लेकिन जो टूथपेस्ट है, वो थोड़ा-सा गाढ़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेमी फ्लूइड। तो साइटोप्लाज्म को एकदम टूथपेस्ट की तरह आप समझ लो। जैसे टूथपेस्ट होता है, उसी तरह का साइटोप्लाज्म होता है। और जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चल रही, ताकि हमारी सेल लिविंग स्टेट में बनी रहे। हमारी सेल को जिंदा रखने के लिए, लिविंग रखने के लिए साइटोप्लाज्म में बहुत सारी रिएक्शन चलती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी रिएक्शन हम लोग लेते हैं यहाँ पर, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज से फॉर्मेशन होता है पायरुविक एसिड का। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, और ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। इस घटना को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ये घटना कहाँ चल रही है? साइटोप्लाज्म में। ये रिएक्शन हर सेल के अंदर चल रही है, हर समय बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है। तो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस जो है वो एक स्टेप में नहीं होता है, ये 10 स्टेप में पूरा होता है। तो 10 रिएक्शन तो यहीं पर आपको पता चल गई, और ये पूरी 10 की 10 रिएक्शन आपको चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट में याद भी करनी है, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन, थाउजेंड्स केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चल रही हैं, और ये रिएक्शन इसलिए चल रही ताकि हमारी सेल लिविंग रहे, और हमारी सेल लिविंग रहेगी तभी हम लिविंग रहेंगे।
तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं ताकि हम लोग लिविंग स्टेट में बने रहें, और इसीलिए कहा जाता है कि जो साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। एरेना का मतलब होता है जगह, अखाड़ा। तो साइटोप्लाज्म वो जगह जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती, बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, और ये सब इसलिए चल रहा ताकि हमारी जो सेल है वो लिविंग स्टेट में बनी रहें। वेरियस, वेरियस मतलब बहुत सारी। केमिकल रिएक्शंस, जैसे एक रिएक्शन मैंने आपको बताई ग्लाइकोलिसिस, तो वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म टू keep the cell keep the cell in living state। लिविंग स्टेट, सेल को लिविंग स्टेट में बनाए रखने के लिए साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, और ये पॉइंट आपके नीट में पूछा जा चुका है। अब न्यूक्लियस के अलावा भी कई सारे स्ट्रक्चर यहां पर पाए जाते हैं। एक बार फिर से यहां पर एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। अब आप पहचान सकते हो कि मैं कौन सी सेल बना रहा हूं। अगर मैंने सबसे बाहर सेल वॉल बना दी है तो निश्चित रूप से ये प्लांट सेल है। सेल वॉल के अंदर जस्ट क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन हो जाए, सेल मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो मटेरियल उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से हैं, जो सेंट्रल पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस, और जो पेरिफेरल पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। कुछ स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाता हूं, यहाँ पर देखिएगा जरा। जैसे ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल फॉर्म जब होगी, जब कई सारे होंगे तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रियन हो गया। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में कहेंगे ईआर। ईआर। ये जो मैंने बनाया इसको कहेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी शॉर्ट में बोलेंगे जीबी, गोल्जी बॉडी। ये यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसको कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल। यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया, पहचानो जरा इसको। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या नाम देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। ये यहां पर आपको दिखाई दे रही है माइक्रो बॉडी। तो जितने भी ऑर्गेनल मैंने यहां पर आपको दिखाए हैं, एक बार इनकी गिनती कर लेते हैं जरा। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया 1 हो गया, जीबी नंबर 2, ईआर नंबर 3, लाइसोसोम नंबर 4, क्लोरोप्लास्ट नंबर 5, माइक्रोबॉडी नंबर 6 एंड वैक्यूल नंबर 7। अब न्यूक्लियस के अलावा जितने भी ऑर्गेनल आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, ये सब
मेम्ब्रेन बाउंड हैं, सबके पास मेम्ब्रेन है। इनमें से बस माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है, बाकी सभी के पास सिंगल मेम्ब्रेन है। और प्रोकैरियोट में ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स lack such membrane bound organelles membrane bound organelles यानी ये जो 7 ऑर्गेनेल मैंने आपको यहां दिखाए हैं, इन 7 में से कोई भी ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। ये ऑर्गेनेल केवल और केवल यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं। और ये अभी तो मैंने प्लांट सेल आपको दिखाई है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें, तो एनिमल सेल में एक तो आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, दूसरा आपको यहाँ पर सेल वॉल नहीं मिलेगी। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं, एक एनिमल सेल भी बना के दिखा देता हूँ। अगर मान लेते हैं ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस हो जाएगा, बाहर साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेल हैं, जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया था। ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रियन। यहां से ये क्या बन गई? दिस इज द ईआर। ईआर हो गया, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रियन, है ना। यहीं पर क्या प्रेजेंट है? ये दिस इज गोल्जी बॉडी। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। दिस इज लाइसोसोम। ये क्या हो जाएगी? माइक्रो बॉडी। माइक्रो बॉडी। और यहाँ पर ये छोटी छोटी मेनी स्मॉल वैक्यूल्स। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में अगर आप देखें, तो प्लांट सेल में एक बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, लेकिन अगर हम एनिमल सेल में देखें, तो यहाँ पर मेनी स्मॉल वैक्यूल पाई जाती है। तो अभी अगर प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस करें, तो 3 डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है, एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल है, और एनिमल सेल के पास मेनी स्मॉल वैक्यूल है। ये 3 डिफरेंस तो आपको समझ में आ ही गए हैं। एक और डिफरेंस है यहाँ पर। डिफरेंस यहाँ पर एक और है। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्रोमोसोम अलग है, सेंट्रोसोम अलग है। ये जो सेंट्रोसोम है, ये केवल एनिमल सेल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। जो सेंट्रोसोम है, ये एनिमल सेल के पास में है, ये प्लांट सेल में जनरली नहीं पाया जाता है। तो सेंट्रोसोम प्लांट सेल में नहीं बना के मैंने दिखाया है, एनिमल सेल में ये पाया जाएगा। और जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम की कहानी थोड़ी सी समझ लेते हैं हम लोग। सेंट्रोसोम सेंट्रोसोम में पहली बात क्या याद करनी है? प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। सेंट्रोसोम जनरली एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। दूसरी बात, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। कैसा ऑर्गेनेल है ये? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। और तीसरी बात कि काम क्या है इसका? तो सेंट्रोसोम हेल्प इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। ये सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन आपका चैप्टर 10 है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहां पर हम सेंट्रोसोम के बारे में बात करेंगे। वैसे इस चैप्टर में हम सेंट्रोसोम को डिटेल में पढ़ेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, सब इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आज तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं ना। आज तो हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है,
यूकैरियोटिक सेल क्या है, सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, तो आज तो केवल ओवरव्यू चल रहा है। इसी को हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक और ऑर्गेनेल आपको जानना है, जिसका नाम है राइबोसोम। बहुत कॉमन है। राइबोसोम जो है उसको जरा देखिए यहाँ पर प्लांट सेल के अंदर। ये प्लांट सेल है यहाँ पर, दिस इज प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर जो राइबोसोम है आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? ये साइटोप्लाज्म में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म के अलावा ये ईआर के ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगा हुआ है। इसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। साथ ही साथ ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी पाया जाता है। ये बात एनसीईआरटी ने न्यूक्लियस टॉपिक में लिखी, इसी चैप्टर में 8.5.10 में। तो अगर आप देखें तो राइबोसोम 5 जगहों पर प्लांट सेल के अंदर है। कहां कहां पर? साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ईआर के ऊपर और न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर मैं यही सवाल पूछूं एनिमल सेल के बारे में, कि एनिमल सेल में राइबोसोम कितनी जगहों पर होगा, बताओ जरा। राइबोसोम कितनी जगह पर होगा? तो भैया आप देखो तो यहां पर क्लोरोप्लास्ट ही तो नहीं है, बाकी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम आपको मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको मिलेंगे, ईआर के ऊपर आपको मिलेंगे और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे आपको मिल जाएंगे। तो कितनी लोकेशन हो गई? 4 राइबोसोम। तो राइबोसोम एनिमल सेल में 4 जगहों पर है और प्लांट सेल में बात करें तो प्लांट सेल में जो राइबोसोम है वो 5 जगहों पर है। और ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। राइबोसोम कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। और अगर हम राइबोसोम की बात करते हैं, राइबोसोम, तो राइबोसोम के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है? राइबोसोम में आपको ध्यान रखना है कि दिस इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। इस ऑर्गेनेल के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रोसोम के पास भी मेम्ब्रेन नहीं है। और ये जो ऑर्गेनेल है, ये फाउंड इन, ये पाया जाता है फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ये दोनों सेल के अंदर है। तो राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के अंदर पाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको कि राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनेल कॉमन नहीं है। मतलब आप सेंट्रोसोम को अगर देखें तो सेंट्रोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, लेकिन ये प्रोकैरियोट में आपको नहीं मिलेगा कभी। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के पास एक ही ऑर्गेनेल कॉमन है और उसका नाम है राइबोसोम। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है और ये यूकैरियोट में आप अगर देखें तो प्लांट में मैंने जैसे दिखाया आपको 5 जगहों पर है और एनिमल सेल के अंदर ये 4 जगहों पर पाया जाता है। अब ये राइबोसोम आगे हम डिटेल में इसके स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे, इसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम केवल ओवरव्यू की बात कर रहे थे। ये राइबोसोम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेंट्रोसोम आपको दिखाई दे रहा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, एनिमल सेल में पाया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी टू द पॉइंट, जो हमने पढ़ा है इसको एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग करेंगे और फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखिए, एन ओवरव्यू ऑफ सेल 8.3 डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही है। You have earlier observed cell in an onion peel and or human cheek cells. Under the microscope, let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, had a distinct cell wall as its outer boundary.
and just within it is the cell membrane. The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure. Delimiting मतलब बाउंड्री बनाने वाला. इनसाइड ईच सेल, यहां पर ईच सेल से मतलब इन दोनों सेल से है, कि चाहे वो अनियन सेल हो चाहे ह्यूमन चीक सेल हो. इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. दोनों ही सेल के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, which in turn contain the genetic material DNA. और इन क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए. जैसे मैंने कहा हमारे पास 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए जो 46 क्रोमोसोम को बनाता है. Cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane bound nuclei are called prokaryotic. जिस सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक है, नहीं है तो प्रोकैरियोटिक. इन बोथ prokaryotic and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena, पूछा जा चुका है एग्जाम में ये, of cellular activities in both the plant and animal cell. Various chemical reaction occur in it to keep the cell in the living state. Besides the nucleus, nucleus के अलावा, nucleus के अलावा, the eukaryotic cells have other membrane bound distinct structure called organelles, like the endoplasmic reticulum ER, the Golgi complex या Golgi body, lysosome, mitochondria, microbody and vacuole. The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles. Ribosomes are non-membrane bound organelle found in all cells, both eukaryotic as well as prokaryotic. राइबोसोम दोनों सेल के अंदर है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी. Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelle. दो ऑर्गेनेल के अंदर है. कहाँ? क्लोरोप्लास्ट, प्लांट के केस में केवल, क्योंकि एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर. रफ को कहते हैं आर ई आर. तो आर ई आर के ऊपर है. मैंने एक चीज और बताई, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर भी ये प्रेजेंट है. Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome, which help in cell division. तो ये हो गया ओवरव्यू. ये ओवरव्यू हो गया, मतलब हमने मोटी मोटी बातें जान ली. प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है, ऑर्गेनेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है, कौन सी सेल में क्या चीज पाई जाती है, कहाँ क्या नहीं पाया जाता है. अब इन्हीं सब स्ट्रक्चर को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, प्रोकैरियोटिक सेल को, यूकैरियोटिक सेल को. तो पहले हमारा जो टॉपिक होगा प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग यूकैरियोटिक सेल पे चलेंगे. अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, पीवाईक्यूज. जो पिछले 37 साल में सवाल पूछे गए हैं वो हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं. जैसे पहला सवाल यहाँ पर है, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रोवाइडेड विद. फिर प्लांट और एनिमल दोनों में कौन सी चीज होती है? क्या सेल वॉल दोनों में होता है? नहीं. क्या सेंट्रियोल दोनों में है? नहीं. सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं. सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम जिसको आप कहते हैं, ये एनिमल में है, प्लांट में नहीं है. क्लोरोप्लास्ट प्लांट में है, एनिमल में नहीं. साइटोप्लाज्म दोनों में है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पर. डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इन हैविंग. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है? तो साइटोप्लाज्म क्या दोनों के पास है? बिल्कुल. क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों के पास है? नहीं. क्या राइबोसोम दोनों के पास है? बिल्कुल. नन तो हो नहीं सकता यहाँ पर. तो अगर डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो डिफरेंस किस चीज का है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. साइटोप्लाज्म और राइबोसोम तो दोनों के पास है, तो इसमें अंतर नहीं है. तो डिफरेंस किसमें है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में. प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. तो करेक्ट आंसर 2 होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 3 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल ऑर्गेनेल. 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं. माइटोकॉन्ड्रिया हमने अभी देखा कि एक सेल ऑर्गेनेल है. राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है.
गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन माइक्रोसोम जैसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4, नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल आर। अरे इनमें से कौन से नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये तो मेम्ब्रेनस है, इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल। राइबोसोम है, ये नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है। चौथे ऑप्शन में राइबोसोम और सेंट्रियोल, दो ऑप्शन दिए गए और दोनों नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल है, तो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि अगर आप थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें केवल राइबोसोम दिया गया है, चौथे ऑप्शन में राइबोसोम भी दिया गया है और सेंट्रियोल भी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, द मेन अरेना ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ अ सेल इज। डायरेक्टली एनसीईआरटी ने मेंशन किया कि मेन अरेना ऑफ वेरियस एक्टिविटीज द साइटोप्लाज्म, सो करेक्ट आंसर विल बी 2। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आंसर की आपको यहाँ पर दी गई है। इसके बाद हम लोग चलते हैं वाईपीक्यू यानी योर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। इसमें भी वही तरीका आप यूज करेंगे, एक बार खुद आप प्रैक्टिस करेंगे पीडीएफ से और उसके बाद यहाँ पे आप इसको चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो इन चारों ऑर्गेनेल में अगर आप देखें तो जो राइबोसोम है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और ये दोनों सेल के अंदर है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी है और यूकैरियोटिक सेल के भी अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल द वॉल्यूम ऑफ सेल इज ऑक्युपाइड बाय। सेल का वॉल्यूम कौन ऑक्युपाई करता है? दिस इज साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्मिक सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स, तो ये भी सही ऑप्शन है, इंक्लूजन बॉडी तो होगा नहीं यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए एंड बी ओनली, यानी करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन एनिमल सेल्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर। तो एनिमल सेल में एक तो राइबोसोम आपको मिलता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और दूसरा सेंट्रोसोम। राइबोसोम और सेंट्रोसोम ये दोनों ही नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में होते हैं। इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट में होती तो ये आंसर नहीं हो सकती। मीजोसोम प्रोकैरियोट में, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। और गोल्जी बॉडी की बात करें तो ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, जबकि आपसे क्वेश्चन में कहा है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो एनिमल सेल में हो। तो राइबोसोम भी एनिमल सेल में और सेंट्रोसोम भी एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी 3। Question number 4. Read the following statement carefully. In both plant and animal cells, various chemical reaction occur in cytoplasm to keep the cell in the living state. बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन यहाँ दिया है कि cells that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic. बिल्कुल सही बात है। जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं हो उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। सी ऑप्शन दिया गया था अनियन सेल इज एन अटिपिकल प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट इज द सेल मेम्ब्रेन। अब अगर आप बहुत कैजुअल फॉर्म में इसको पढ़ते हैं कि हाँ बहुत आसान सा सवाल है, तो फिर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है दिस इज एन अटिपिकल प्लांट सेल, ये गलत है क्योंकि अनियन सेल इज अ टिपिकल प्लांट सेल। ये मैंने आपको पढ़ाया था, टिपिकल प्लांट सेल का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा अटिपिकल प्लांट सेल। तो इसका मतलब है ए और बी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, और अगर आप देखें तो सेकंड ऑप्शन में आपको ए और बी दिए गए, मतलब सेकंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कहां पर एब्सेंट होते हैं? प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं, और प्रोकैरियोट का एग्जांपल मैंने आपको क्या बताया था? बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट हैं, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको इसकी आंसर की दी हुई है, तो ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए ओवरव्यू ऑफ सेल में, जहां पर 5 पीवाईक्यू मैंने आपको बताए हैं और 5 वाईपीक्यू आपको दिए गए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल शेप एंड सेल साइज के बारे में। अलग अलग तरह के सेल के शेप हम याद करेंगे, उनके साइजेस को याद करेंगे और शेप को उनके फंक्शन के साथ कोरिलेट भी करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने सीखा
ओवरव्यू ऑफ सेल, जहां पर हमने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ऑर्गेनेल के बारे में जाना। अगली वीडियो में सेल शेप और सेल साइज के बारे में बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।